नमस्कार मित्रों, मैं शैमन कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है संविधान। आज संविधान में संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ उसके बारे में आज पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं, संविधान में कौन कौन से अंग हैं, या हम कहें कि संविधान किस प्रकार से अपना कार्य करता है, सब कुछ आज विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। तो चलिए अधिक समय ना लगाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं संविधान। देखिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं संविधान है क्या। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान किसी भी देश का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्यों है महत्वपूर्ण अंग? क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए लिखित या अलिखित रूप से कानून की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, उनकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। और अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूँ तो किसी भी देश के शासन को, किसको, शासन को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। अगर मैं ये कह दूँ कि किसी भी देश का महत्वपूर्ण अंग क्या है तो संविधान है। वो क्या है अंग? सबसे महत्वपूर्ण अंग संविधान है। अब संविधान ये लिखित रूप में भी हो सकता है या फिर अलिखित रूप में भी हो सकता है। अब जो लिखित रूप में होगा या फिर अलिखित रूप में जो भी नियम या कानून बने होंगे उस पर हमें क्या करना होगा, कार्यवाही करनी होगी। तो इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको? तो अगर हम संविधान की परिभाषा को हम कहें, अगर हम कह दें किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, संविधान की आवश्यकता होती है। क्योंकि उसे ये संविधान से क्या होगा, जब भी हमारे पास कोई चीज़ लिखी हुई होती है तो हमें एक पता चल जाता है कि हमें किसके अनुरूप कार्य करना है, कैसे कैसे कार्य करना है, क्या रणनीति बनानी है, किस प्रकार से बनानी है। तो ये सब किसके द्वारा पता चलता है? केवल और केवल संविधान के माध्यम से ही पता हमें चलता है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, संविधान देश की मूलभूत विधि है। मूलभूत विधि का तात्पर्य क्या हुआ? मूलभूत विधि का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इसके अंतर्गत सभी चीज़ों का समावेश किया हुआ है। अब उसके अंदर कौन कौन से अंग हैं या कौन कौन से कार्य हैं वो सब हम कुछ चर्चा इसमें करने वाले हैं। अब देखिए, इसमें इसी के द्वारा शासन के 3 अंगों की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? संविधान के द्वारा की जाती है। संविधान के द्वारा ही 3 महत्वपूर्ण अंगों की स्थापना की जाती है। वो 3 महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। संविधान के प्रमुख अंग हैं कौन कौन से? एक तो कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है और न्यायपालिका है। कार्यपालिका के अंतर्गत जो भी हम कार्य करते हैं उसको रखा जाता है। व्यवस्थापिका के अंतर्गत जो भी व्यवस्था करनी होती है या जो भी व्यवस्था की जाती है, किस प्रकार से हमें कार्य को करना है, किस प्रकार से हमें कार्य को चलाना है, वो सारी के अंतर्गत किसके अंतर्गत आती है? व्यवस्थापिका के अंतर्गत आती है। न्यायपालिका के अंतर्गत जितने भी तुम्हारे न्याय हैं या जिनको हम कह देते हैं कोर्ट कचहरी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, के.एम. मुंशी ने, अगर हम के.एम. मुंशी की बात करें तो के.एम. मुंशी ने संविधान को क्या कहा है? आत्मा बताया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनेगा? किसके अनुसार संविधान को आत्मा बताया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? के.एम. मुंशी। यहाँ से 1 नंबर ये आपका पक्का हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ से क्या पूछ लेता है वो कई बार, संविधान के कितने अंग हैं? अब आपको पता होगा तो बता देंगे। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अब आगे देखते हैं किस प्रकार से संविधान बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट की गई। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान बनाने की क्या की? मांग उठाई, जिसे क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। अब बाल गंगाधर तिलक चाहते थे कि संविधान को बना लिया जाए,
लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि इसको ना बनाया जाए। अब इन्होंने क्या किया, इसके बाद फिर दोबारा से इसकी पहल की गई। वो पहल कब हुई? 1922 में हुई। 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया, यह बताया गया कि जो संविधान बनेगा वो केवल और केवल भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा। किसके अनुसार बनेगा? भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। भारतीय उसमें जो चाहेंगे वो उसमें होगा। ये किसका कथन था? महात्मा गांधी जी का कथन था। बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज्य के माध्यम से मांग की थी और संविधान बनाने की मांग की थी, लेकिन गांधी जी ने क्या किया? 1922 में गांधी जी आए और उन्होंने क्या किया था, जो ये संविधान था उसमें यह बताया गया कि जो संविधान बनेगा वो केवल और केवल भारतीयों की इच्छा अनुसार ही बनने वाला है या बनेगा। उसके बाद 1935 में कांग्रेस के द्वारा भी संविधान बनाने की मांग की गई, लेकिन उस समय भी क्या हुआ? संविधान नहीं बन पाया। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू आ जाते हैं और जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई। अब वयस्क मताधिकार क्या होता है हम जान लेते हैं। वयस्क मताधिकार है क्या? वयस्क मताधिकार होता है जो हम लोग वोट डालते हैं उसी को क्या बोला जाता है? जो भी व्यक्ति है जो 18 साल से ऊपर का होगा वो क्या होगा? वयस्क माना जाता है। लेकिन ये कब हुआ? जब जवाहरलाल नेहरू आए थे। कब आए थे वो? 1938 में आए थे। 1938 में जब जवाहरलाल नेहरू आए तब उन्होंने किसकी डिमांड की थी? वयस्क मताधिकार की डिमांड की थी। उस समय जो वयस्क व्यक्ति की आयु थी या आयु सीमा थी वो कितनी थी? 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष थी। ठीक है। लेकिन संविधान में संशोधन किया गया, 61वां संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन था वो? 61वां संशोधन था। और 61वें संशोधन में इसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। वो सन कौन सी थी? 1989 वो सन थी। 1989 वो सन थी। यानी कि कौन सा, अगर वो पूछ रहा एग्जाम में कौन सा संशोधन था? 61वां संशोधन था। ठीक है। अब इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ से क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं ये देखिए। ऊपर से तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस बनने के ज़्यादातर चांसेस हैं वो कहाँ से हैं? वो यहाँ से हैं। जवाहरलाल नेहरू ने जब एंट्री की तब से आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वहाँ की बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सा या किसके आधार पर संविधान को बनाने की मांग की गई? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान को बनाने की मांग की गई। ठीक है। किसने कहा था ये? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जब संविधान प्रारंभ हुआ था उस समय एक वयस्क व्यक्ति की आयु कितनी थी या आयु सीमा कितनी थी? तो आप कहेंगे 21 वर्ष थी। वो कौन सा संशोधन है जिसके आधार पर आयु सीमा घटा दी गई? तो आप कहेंगे 61वां संशोधन है जिसके आधार पर आयु सीमा को घटाकर 21 की जगह कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। कब किया गया था? 1989 में किया गया था। तो अब आपको ये क्या हो गया? यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। ठीक है। तो जितने इसमें क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। अगस्त 1940 में ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग अस्थायी रूप से मंजूरी मिल गई। कब मिली मंजूरी? अस्थायी मंजूरी 1940 में मिली। किसने दी थी? ब्रिटिश शासन के द्वारा मिली थी। ठीक है। ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को अस्थायी मंजूरी कब मिली? अगस्त 1940 को मंजूरी मिल गई थी। अब उसके बाद क्या होता है? 1942 में क्रिप्स मिशन के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के द्वारा एक शर्त निर्धारित की गई और उस शर्त में क्या था? ब्रिटिश के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि युद्ध के बाद भारतीय जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान का गठन करेगी। ठीक है।
तो इसमें क्या था, ये कब हुआ था, 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन की स्थापना की गई थी। कौन से मिशन की स्थापना की गई, क्रिप्स मिशन की स्थापना 1942 में की गई थी। और ये क्या किया गया था, इसमें एक शर्त रखी गई थी कि युद्ध जब हो जाएगा तो युद्ध के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, संविधान सभा का गठन कर सकते हैं। और वो किसके आधार पर करेंगे, व्यस्क मताधिकार के आधार पर ही करेंगे। व्यस्क मताधिकार को मैं अभी आपको समझा चुका हूँ पूर्ण रूप से। 1946 की अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। वो कौन सी सभा थी जिसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया, तो आप कह सकते हैं वो कौन सी योजना थी, कैबिनेट मिशन योजना थी। ठीक है, वो कौन सी योजना थी, कैबिनेट मिशन योजना थी। और कब लागू हुई थी वो, 1946 में हुई थी। ये आपको विस्तार पूर्वक याद हो गया होगा। ठीक है, अगर आपसे वो पूछ ले क्रिप्स मिशन की स्थापना कब की गई, तो क्रिप्स मिशन की स्थापना 1942 में की गई थी। और जिसमें ब्रिटिश शासन के द्वारा एक शर्त रखी गई थी। उसमें शर्त क्या थी, एक युद्ध होगा, युद्ध के उपरांत ही आप संविधान का गठन कर सकते हैं। और किसके आधार पर करेंगे, व्यस्क मताधिकार के आधार पर ही हम गठन करेंगे। अब देखिए, ये जो संविधान सभा का गठन किया गया, इसमें ही जो संविधान के कुल सदस्य थे वो 389 थे। कितने थे, 389 थे। अब अगर आपसे वो पूछ ले 1946 के अनुसार संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 389 थी। अब इसमें 389 कौन कौन से या कहाँ कहाँ से हमने वो सदस्य लिए थे, इसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। 292 यानी कि 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 सदस्य देसी रियायतों से थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। कमिश्नरी के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो सबसे पहले हमारा दिल्ली आता है, अजमेर आता है, मालवा और दुर्ग आता है और बलूचिस्तान आता है। ये वो 4 क्षेत्र हैं जो कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे वो पूछ ले 1946 के अंतर्गत कितने सदस्य चुने गए थे, तो 389 आप हमेशा याद रखेंगे। अब वो 4 जो 389 सदस्य चुने गए थे वो कौन कौन से क्षेत्रों से थे, तो 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 सदस्य देसी रियायतों से थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से थे। और वो चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी थी, दिल्ली थी, अजमेर थी, मारवाड़ दुर्ग था और बलूचिस्तान था। ये 4 वो ऐसे क्षेत्र हैं जहां से 4 सदस्यों को लिया गया था। अब आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। कुछ और संविधान बनाने की प्रक्रिया से संबंधित नियम हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। इस दिन भारतीय संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण कब किया गया, तो आप क्या कहेंगे, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का निर्माण किया गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन एक और बनेगा कि 26 नवंबर 1949 को कितने सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए, तो आप क्या कहेंगे, 284 सदस्य वो ऐसे थे जिन्होंने उस संविधान पर हस्ताक्षर किए। अब यहाँ से क्वेश्चन बन गया, 2 क्वेश्चन बने आपके। एक तो सदस्यों का क्वेश्चन बना कि कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो 284 सदस्य थे। और संविधान का निर्माण कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण हुआ था। अब आगे नीचे बात कर लेते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली। अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली में क्या हुआ है, ये देखिए। संविधान सभा ने अपनी समस्त कार्यप्रणाली का संपादन 12 अधिवेशन किए इन्होंने और 165 जो बैठक थी उसके माध्यम से किया। अब जब ये बैठकें हो गई, 12 अधिवेशन हो गए और कितनी बैठकें हो गई, 165 बैठकों के माध्यम से कार्य प्रणाली का संपादन किया गया। किसका संपादन किया गया था, जो कार्य प्रणाली थी उसका संपादन किया गया। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर पहली बैठक होती है। कौन सी बैठक होती है, पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, कितने दिसंबर को हुई है वो पहली बैठक, 9 दिसंबर 1946 को
पहली बैठक होती है जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है या सभापति बना दिया जाता है। और ये प्रस्ताव किसने दिया था? आचार्य कृपलानी ने दिया गया था। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आप कहेंगे 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई है। और इसमें किसको अध्यक्ष बनाया गया? यह सभापति बनाया गया। कौन सा बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इनका जो नाम था वो किसने दिया था? आचार्य कृपलानी द्वारा इनका नाम सजेस्ट किया गया था। किसका नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। अब दूसरी बैठक फिर से होती है, लेकिन एक चीज़ और, इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? इसमें 211 सदस्यों द्वारा भाग लिया गया। अब दूसरी बैठक की अगर हम बात करें तो दूसरी बैठक जो होती है वो 11 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। और ये नाम किसने दिया था? आचार्य कृपलानी द्वारा और सरदार पटेल द्वारा इनका नाम दिया गया था। तो क्या इतनी बात आपको याद हो गई? ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे, जरूर बनेंगे, 100% बनेंगे। वो क्वेश्चन कौन कौन से होंगे? पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया। इनका नाम किसने दिया था? आचार्य कृपलानी द्वारा इनका नाम दिया गया था। दूसरी बैठक कब होती है? तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। इसमें स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इनका नाम किसने दिया था? तो आचार्य कृपलानी द्वारा दिया गया तथा सरदार पटेल द्वारा दिया गया। तो ये दोनों लोग थे जिन्होंने इनके नाम का समर्थन किया था। किसके नाम का समर्थन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम का समर्थन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कृपलानी द्वारा, आचार्य कृपलानी द्वारा तथा सरदार पटेल द्वारा किया गया था। अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है? संविधान सभा का कानूनी सलाहकार किसे बनाया गया? तो BN राव थे जिनको कानूनी सलाहकार बनाया गया, यानी कि संविधान जो सभा थी उसका सलाहकार बनाया गया। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, डॉक्टर BN राव को संविधान सभा का कानूनी सलाहकार बनाया गया। कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को ही इनको भी सलाहकार नियुक्त कर दिया गया था। अगर हम बात करें HC मुखर्जी तथा BT कृष्णाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसी को किसको किया था? उपाध्यक्ष नियुक्त। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि HC मुखर्जी कौन थे? उपाध्यक्ष थे। BT कृष्णाचारी कौन थे? उपाध्यक्ष थे। इन दोनों को भी क्या कर दिया था? उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब इसके बाद थर्ड बैठक एक और होती है। वो कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को। ये किसके नेतृत्व में होती है? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में होती है। अब जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा, ठीक है, उस प्रस्ताव का क्या नाम था? उद्देश्य प्रस्ताव उसका नाम था। ये प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव को क्या किया? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। संविधान में जो प्रस्तावना का रूप लिए हुए है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही रखा गया था, जिसका क्या नाम था? उद्देश्य प्रस्ताव था। अब यहाँ पे लिखा भी है, वर्तमान में भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में जो कार्य कर रहा है उसका नाम क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव था। और ये किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। स्वीकृति कब मिली? 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिली थी। अब इसमें कुछ समितियां हैं, इसमें कुछ समितियां बनाई गई। कुछ समितियां यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्ट समिति। इसके 2 नाम हैं, या तो आपसे प्रारूप समिति पूछेगा या फिर ड्राफ्ट समिति आपसे पूछेगा, या फिर मसौदा समिति पूछेगा या फिर पांडुलेखन समिति पूछेगा। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं और कल की जो क्लास है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मित्रों, ये क्लास आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लें, जिससे मेरी जितनी भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।